हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ये जो सैम्पल पेपर है ये मैंने आपके लिए कल के मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए बनाया है। ये कोई सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ नहीं हुआ है। जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप उसकी वीडियो देख के आइए। और ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए जो है इसको हिंदी में बनाया है आपके कल के मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए। ये सैम्पल पेपर आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए मैंने अलग से आपके लिए वीडियो बना दी। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। मेरे भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैं एक बार इस वीडियो को ऑलरेडी बना चुका था, बट लाइट जाने की वजह से सारी की सारी मेहनत जो है ख़राब हो गई। दोबारा मैं आपके लिए बना दूँ ताकि कल आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, स्कूल ग्रुप्स, फ्रेंड सर्कल, जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा बस। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एक केस स्टडी जो ली है, एक एक केस स्टडी जो ली है इसके अंदर मैंने, वो सीबीएसई के एग्ज़ाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आई हुई है। आप देखेंगे ऑलरेडी येलो येलो हुआ है, क्योंकि मैं एक बारी ऑलरेडी इसमें जो है वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गई लाइट जाने की वजह से। तो प्लीज़ आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप कल कुछ अच्छा कर सकें, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। दास गैमेट लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक हैं जो विभिन्न प्रकार का पनीर बनाते हैं। उसके अधीन एक कुशल टीम जो है काम कर रही है। उसका उत्पादन प्रबंधक रजत है, विपणन प्रबंधक विनय है और वित्त प्रबंधक जो है वो आदित्य है। वो दास द्वारा बनाई गई नीतियों को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जितनी भी मानव शक्ति है उतनी मानव शक्ति होनी चाहिए, नहीं है तो वो उनको हायर करते हैं। वो उन कर्मचारियों को जो है कार्य का दायित्व सौंपते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको मोटिवेट भी करते हैं। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों बंदे, यहाँ पे जो रजत की, विनय की और आदित्य की बात की गई है, ये प्रबंध के किस स्तर पे काम करते हैं? तो भाई ये प्रबंध के मध्य स्तर पे काम करते हैं, जहाँ पे जो दास है उसने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, आगे उसको जो है अपने डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिडिल लेवल का काम होता है, मध्य स्तर पे जो है ये काम कर रहे हैं। और कह रहा है एक और कार्य का उल्लेख कीजिए जिसका ऊपर जो है बात नहीं की गई है। तो प्रबंध के यहाँ पे जो मध्य स्तर के कार्य की बात करें, नीतियों को समझना, उनका विश्लेषण करना, कर्मचारियों की हायरिंग करना, उनको अभिप्रेरित करना, वो कार्य का दायित्व सौंपना, सब बात की गई है। लेकिन मध्य स्तर का एक और काम होता है जिसका नाम है समन्वय, कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना। ये जो है यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो आपको लिखना है कि भाई ये तीनों जो है मध्य स्तर पे काम कर रहे हैं और समन्वय की जो है यहाँ पे बात नहीं कही है। ये कार्य यहाँ पे जो है वो है समन्वय, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रवाह के आधार पर अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर बताइए। 3 वर्ड होते हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता। ये तीनों वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन तीनों वर्डों के अर्थ इसके अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा। अधिकार का जो प्रवाह होता है, अथॉरिटी, वो ऊपर से नीचे की तरफ दी जाती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता में अर्थ बताना है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। तीनों का, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम में आते ही आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो काम मुझे करना था, ठीक है, जो काम मुझे करना था, जब मैं वो काम किसी दूसरे को थमा देता हूँ वो उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, और उत्तरदेयता का क्या मतलब होता है? जब मैं किसी बंदे को काम करने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देता हूँ तो वो उसके लिए जवाबदेही हो जाता है। उत्तरदेयता और जवाबदेही एक ही चीज़ होती है, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि काम हुआ तो क्यों हुआ, तो कैसा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये तीनों वर्ड बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कहते हैं नियम का अर्थ बताइए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, नियम का अर्थ बताइए, संगठन का अर्थ बताइए। एक एक नंबर में आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन में कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है डायरेक्ट निर्देशन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि डायरेक्टिंग जो है वो क्या करता है। तो डायरेक्टिंग जो है ये वो एक सतत प्रक्रिया है, ये लिख देंगे। ठीक है, निर्देशन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है और निर्देशन की आवश्यकता जो है प्रबंध के सभी स्तरों पर पड़ती है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे।
उसके बाद कहता है अपवाद द्वारा प्रबंध का क्या मतलब होता है। भाई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण के अंदर दो तरीके की चीज होती है, पहला है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन नियंत्रण के प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर आप पढ़ेंगे जहां पे आप सभी चीजों का जो है एक दायरा, एक लिमिट सेट कर देते हैं और उन पे ध्यान तब दिया जाता है जब वो चीजें, मतलब उन डेविएशनों पे ध्यान तब दिया जाएगा, उन विचलनों पे ध्यान तब दिया जाएगा जब वो विचलन जो आपने लिमिट सेट करी है, जब वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उन बाउंडेशन को क्रॉस कर जाते हैं, तब उन विचलनों पे ध्यान दिया जाता है। जब तक वो विचलन उन बाउंडेशंस के अंदर रहते हैं तब तक उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। उसको अपवाद द्वारा प्रबंध जो है कहा जाता है। इसको नियंत्रण की प्रक्रिया के अंदर है ये दो वर्ड, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि कमल एक लैपटॉप निर्माणी कंपनी सोके लिमिटेड की असेंबली इकाई में टोली नायक के रूप में काम कर रहा है। 10% कामगारों का प्रवेशन वह 10 प्रशिक्षित कामगारों का सुपरवाइजर करता है। वो 10 बंदे उसके अंडर में काम करते हैं, उनको ट्रेन करता है और उनका सुपरवाइज करता है। वो लैपटॉप के विभिन्न प्रकार के असेंबली गतिविधियों का निष्पादन करता है। एक दिन जब वो कामगारों के कार्य का प्रवेशन कर रहा था तो उसने देखा एक बंदा है अशोक, उसको उसने बोला कि कार्य में सुधार लाया जाए, ठीक है, कि थोड़ा काम में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अशोक ने कमल की टिप्पणी को समझा कि उसका कार्य अच्छा नहीं है। उसने बोला अपने काम में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाओ, जबकि अशोक क्या समझ रहा है कि उसने बोला है वो काम ठीक नहीं कर रहा, उसका काम अच्छा नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे संदेशवान की किस बाधा के बारे में बात की गई है। संदेशवान की जितनी भी बाधाएं होती हैं, 4 तरीके की बाधाएं होती हैं, तो यहाँ पे जो बात की गई है भाषा संबंधी बाधा की यहाँ पे बात की गई है। कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ गई है भाषा की, उसने बोला कुछ और उसने समझा कुछ, तो भाषा संबंधी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्ण ढंग से करने के लिए प्रबंधक को जो है विभिन्न तरीके के आगतों की जरूरत पड़ती है। इनपुट चाहिए ना काम करने के लिए, इफेक्टिव और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली काम करने के लिए कई तरीके के रिसोर्स चाहिए होते हैं। अब तो रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है, मानव सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। मुद्रा लिख देंगे, मानव लिख देंगे, कच्चा माल लिख देंगे, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्स हैं। उसके बाद कहता है संगठन को परिभाषित कीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप लिख देंगे। और डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है जब काम किसी आपके सुपरवाइजर को करना था, जब वो काम अपने कर्मचारी अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। और जब यही चीज़ पूरे संगठन में बड़े लेवल पर की जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। उसके बाद कहता है कि सभी व्यावसायिक फर्में सफल होने के लिए बिक्री को बढ़ाना चाहती है, लाभ को कमाना चाहती हैं। सभी प्रबंधक इसका सपना देखते हैं और सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रबंधकों को भविष्य के बारे में सोचने, व्यावसायिक भविष्यवाणी करने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है। कह रहे हैं ऊपर के पैराग्राफ में प्रबंध के काम के बारे में बताया गया है, उसकी पहचान कीजिए और उसको बताइए या किस काम के बारे में बताया गया है। तो भविष्य के बारे में सोचना क्या है? ये सब प्लानिंग होती है, ये सब नियोजन होता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर जो बात की गई है वो नियोजन के बारे में बात की गई है कि नियोजन भविष्यवादी है और नियोजन की डेफिनेशन क्या होती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकतांत्रिक और हस्तक्षेपी शैली के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। तीनों आप घोल कर पी जाएंगे, गारंटीड क्वेश्चन है। 3 में से या तो एक या किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आए बाय। ऑटोक्रेटिक के अंदर सारी की सारी पावर एक ही बंदे के पास बन के रहती है, मैनेजर के पास, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। डेमोक्रेटिक के अंदर जो पावर होती है उस मैनेजर के पास रहती है, ठीक है, लेकिन वो जो भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने कर्मचारियों से कंसल्ट करता है, तब जाके कोई फाइनल डिसीजन लेता है। लेजिस्फेयर पूरा उल्टा है ऑटोक्रेटिक का। लेजिस्फेयर के अंदर सारी पावर कर्मचारियों के पास रहती है और मैनेजर के पास कोई भी पावर नहीं रहती है। तो इसको प्लीज बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी अर्थ लिख सकते हो अंतर, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे लेजिस्फेयर के अंदर क्या होता है, सारी पावर कर्मचारियों के पास रहती है, प्रबंधक का कोई रोल नहीं होता। और डेमोक्रेटिक के अंदर पावर मैनेजर के पास रहती है, लेकिन कंसल्ट सबसे करके दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक आनी है। फिर कह रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक तो आपको कह रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल के अंदर केवल
ऑफिशियल मैसेज संगठन के जो संदेशवान है वो कम्युनिकेट होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर पर्सनल मैसेज जो है व्यक्तिगत संदेशवान भी यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाता है। तो इसका अर्थ बताना है तो अर्थ सीधा सीधा लिख सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों क्वेश्चन आप दोनों का अर्थ बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक। औपचारिक के अंदर केवल ऑफिशियल मैसेज कन्वे होते हैं और अनौपचारिक के अंदर पर्सनल मैसेज जो है कन्वे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को अपने निर्णय और कार्य के कारण एवं परिणाम के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के योग्य बनाते हैं, ताकि प्रशिक्षण और त्रुटि दृष्टिकोण से संबंधित क्षतियों को दूर किया जा सके। कह रहा है इस पैराग्राफ के अंदर प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के एक बिंदु के बारे में बताया गया है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे किस महत्व के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आपकी जो बात की गई है प्रबंध के यहाँ पे जिस महत्व के बारे में बात की गई है वो है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और प्रभावपूर्ण इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है। ठीक है, प्रभावपूर्ण प्रबंध के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये यहाँ पे आपको जो है प्रबंध के महत्व के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात आती है प्लान के जो टाइप्स हैं, नियोजन के अंदर प्लान्स के टाइप, सारे टाइप आप घोल कर पी जाएंगे। स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम। गारंटीड क्वेश्चन है, उस पर आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी भी दो के ऊपर कोई, जैसे कह रहा है नीतियां और क्रियाविधि किस प्रकार इंटरलिंक्ड है। पहले तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखिए पॉलिसीज जो है वो एक फ्रेमवर्क होती हैं जिसके दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, और प्रोसीजर किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक वे क्या होगा। तो प्रोसीजर के टाइम किसी भी काम को करने का सिस्टमैटिक वे क्या होगा, प्रोसीजर को डिफाइन करते टाइम हम पॉलिसीज को ध्यान में रखते हैं। इस तरीके से ये इंटरलिंक्ड है। और विकासशील आधार क्या होते हैं, डेवलपिंग प्रमाइजेज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर नियोजन करते समय ये विकासशील आधार क्या होता है, तो विकासशील आधार का मतलब होता है जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाते टाइम फ्यूचर में जो भी होने वाला है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशन लेते हैं हम। ठीक है, कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, और उसके बिहाफ पे जब हम प्लान बनाते हैं इट्स कॉल्ड विकासशील आधार, उसको विकासशील आधार कहते हैं। ठीक है जी, तो वो होता है डेवलपिंग प्रमाइजेस। उसके बाद कहता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि भाई व्यावसायिक वातावरण के अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं। कंट्रोलिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी जरूरत आपने एक बार ही कर लिया और बस काम हो गया। कंट्रोलिंग की जरूरत आपको कदम कदम पे चलती है, क्योंकि वातावरण जो है वो चेंज होता रहता है। नियंत्रण भविष्यवादी है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था। लुकिंग, आगे देखना पीछे देखना, नियोजन नियंत्रण दोनों के ऊपर घोल के पी जाइएगा। क्यों नियोजन को आगे देखना कहते हैं, क्यों नियोजन को पीछे देखना कहते हैं, क्यों नियंत्रण को आगे देखना कहते हैं, क्यों नियंत्रण को पीछे देखना कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन ये मैं वहां पे भी आपको बता चुका हूँ सैंपल पेपर में, तो वहां से भी ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने वहां पे समझा दिया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद कहता है कि भाई कुशलता को जो है परिभाषित कीजिए। एफिशिएंसी का क्या होती है, तो किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे करना एफिशिएंसी कहलाता है। पर्यवेक्षण स्तर पे सुपरवाइजर के कोई दो काम बताइए, तो सुपरवाइजर जो है क्या कहते हैं, कर्मचारियों की सेफ्टी वगैरह का काम करता है, फीडबैक का काम करता है। ठीक है, उनको उनके लिए जो है गाइडेंस का काम करता है। कुछ भी काम लिख सकते हैं, इतने सारे काम होते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब लाइक आप निम्न स्तर के काम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि प्रकृति के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। प्रकृति के आधार पर तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल ये संगठन और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप इसको घोल कर पी जाएंगे, यही इससे आना है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है, बहुत ईजिली इसमें लिख सकते हैं। प्रकृति बतानी है। जो अनौपचारिक होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है फ्लेक्सिबल, परिवर्तित, वो चेंज हो सकती है, लेकिन फॉर्मल की जो होती है वो स्थायी होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। एकल उपयोग योजनाएं वो होती हैं जो वन टाइम यूज होती हैं और उसके बाद उसका यूज नहीं होता, और स्थायी योजना वो होती हैं जो एक बारी बन जाती है और संगठन में दीर्घकाल तक चलती हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सीधे सीधे। उसके बाद कहता है कि एक संगठन
अपने कर्मचारियों की मान सम्मान आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट करता है। जो उसको चाहिए कि भाई हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो है मान सम्मान हो, तो वो कैसे पूरी होती है एक संगठन के अंदर। उसको एक संगठन के अंदर जब एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है, तब जाके जॉब टाइटल जब उसको एक अच्छा मिल जाता है, तब जाके एक व्यक्ति की, एक कर्मचारी की मान सम्मान की आवश्यकताएं पूरी होती है। जो अभी प्रेरण वाला चैप्टर है मोटिवेशन, आपको उसके अंदर मास्लो का जो उसने पिरामिड बताया वो आपको घोल कर पी जाना है, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो मैंने आपको बताया है, सारे के सारे इंसेंटिव घोल कर पी जाने। गारंटीड क्वेश्चन है उस चैप्टर से, वही आना है। मास्लो का पिरामिड पूरा पढ़ के जाएंगे, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के सारे, ठीक है, यही आएगा उसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, बिजनेस स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। केवल इससे काम नहीं बनने वाला है, वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भाई कार्य विश्लेषण का जो है अर्थ बताइए। कार्य विश्लेषण का क्या मतलब, कार्य शक्ति विश्लेषण का अर्थ बताइए। कार्य शक्ति विश्लेषण का क्या मतलब होता है। तो कार्य शक्ति विश्लेषण का मतलब ये होता है, जब हम स्टाफिंग कर रहे होते हैं संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी मानव शक्ति की जरूरत है, और आपके संगठन के अंदर अभी कितनी मानव शक्ति मौजूद है, कितने लोगों की आपको जरूरत है, कितनी हायरिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा है तो कितनी फायरिंग करनी पड़ेगी, कितने लोगों को हटाना है, कितने को निकालना है, कितनी हायरिंग करनी है। इट्स कॉल्ड कार्य शक्ति विश्लेषण। चयन का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अप्लायंस इंडिया लिमिटेड 1887 से घरेलू उपकरणों के निर्माण एवं वितरण में संलग्न है। क्योंकि कंपनी अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन कर रही है, तो बाजार में उसका अच्छा नाम भी है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। विशिष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कंपनी में निर्माण, वित्त, विक्रय, रखरखाव सेवाएं, तकनीकी सेवाओं के अलग अलग डिपार्टमेंट है। किसका फायदा उठाने के लिए, स्पेशलाइजेशन का। क्योंकि कंपनी का प्रचालन क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, ग्राहकों की मांग भी बढ़ गई है, तो कंपनी ने डिसीजन लिया है कि पर्यावरण की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंध के सिद्धांत को संशोधित करना होगा। हमें ये बताना है इस पैराग्राफ के अंदर किस सिद्धांत के बारे में बात की गई है, फ्यूल के किस सिद्धांत के बारे में यहाँ बात की गई है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, वो सिद्धांत जो विशिष्टीकरण के लाभ को पॉसिबल बनाता है फ्यूल का, वो है कार्य का विभाजन। यहाँ पे जो है कार्य के विभाजन की बात की गई है। कंपनी कार्य के विभाजन को संशोधित करना चाहती है, उसको जो है थोड़ा चेंज करना चाहती है, क्योंकि वो विशिष्टीकरण के ऊपर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कहता है कि ललित ग्रुप ऑफ कंपनी, प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आप देख लीजिए, हिंदी में आपको केस स्टडी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, पूरा यूट्यूब पे आप सर्च मार लीजिएगा, कहीं किसी भी आपको एक वीडियो अगर मिल जाए तो मुझे भेज दीजिएगा। आपके लिए मैंने इसको बहुत ही मेहनत करके बनाया है, पेपर भी और ये वीडियो भी मेरे को आपके लिए दोबारा बनानी पड़ रही है, एक बारी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ललित, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ललित ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन बीरू नंदन जो है, उन्होंने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से जो है विश्वविद्यालय बनाया है। तो उनको जो है तकनीकी विभाग में साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ पोस्ट खाली हैं, तो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने क्या करा, विश्वविद्यालय से नए नए इंजीनियरों की वहाँ से क्या कर लिया, भर्ती कर ली। तो हमें ये बताना है इन्होंने भर्ती के किस स्रोत को अपनाया है। दो तरीके के स्रोत होते हैं, एक होते हैं आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो भाई हमने कहाँ से अपनाया है, हमने जो है बाह्य से अपनाया है, क्योंकि कॉलेजों से हमने जो है पोस्टिंग करी है, तो कैंपस प्लेसमेंट उसको कहते हैं। बाह्य स्रोत को अपनाया है और कैंपस प्लेसमेंट, बाह्य में भी कौन सी है, कैंपस। इसके अंदर भी आंतरिक स्रोत और बाह्य, मोस्टली जो चांस हैं वो बाह्य के हैं। बाह्य के सारे स्रोत पढ़ के जाइएगा, बाह्य का अर्थ और इसके लाभ हानि ये जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। भारतीय फैशन तकनीकी संस्था से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करने के बाद वर्षा जैन जो है वो डिजाइनर कपड़ों के उपकरणों में प्रवेश करने की योजना बना रही है, और उसे अपने लक्षित ग्राहक उपयोग की जाने वाली विपणन श्रृंखला मूल्य इसके बारे में डिसीजन लेने हैं। योजना के उस प्रकार को पहचानिए जिसे वर्षा जैन जो है दीर्घ काल में अपने संगठन को दिशा प्रदान करना, व्यापक निर्धारण के लिए विकसित करना चाहती है। प्लान्स के कई सारे टाइप होते हैं, तो जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है, स्थायी योजनाएं जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोर्चा बंदी, कोई बंदी नहीं है, मोर्चा बंदी स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बात हो रही है, जो दीर्घ काल में संगठन को दिशा प्रदान करती है,
ठीक है, उसका नाम है स्ट्रैटेजी, किस तरीके से काम करना है, मोर्चाबंदी की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीता का बीकानेर में स्मार्ट फ्लेवर्स नाम से आइसक्रीम का एक सफल बिजनेस है। उसकी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का उत्पादन ताजे दूध से करती है और उसके द्वारा उत्पादित आइसक्रीम विभिन्न प्रकार के फ्लेवर पैकेटों में उपलब्ध है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक क्रय करने के लिए वापस आएंगे, उसने व्यवसाय में व्यवहार्य उद्देश्य निर्धारित किया और उसको ध्यान में रखते हुए कार्य भी किया। अवसरों की पहचान में पहल का लाभ उठाने के लिए उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए उसने लागतों में कटौती भी आरंभ की। इससे कभी कभी वितरण में देरी होती थी तथा मतलब उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल थोड़ा तेज किया कॉस्टिंग को कम करने के लिए, जिसकी वजह से आइसक्रीम देरी से जाने लगी। आइसक्रीम बाजार पे समय पे नहीं पहुंचती थी, जिसके कारण देरी होने लगी, टाइम से ऑर्डर नहीं पहुंच रहे कस्टमरों के, तो आइसक्रीम की मांग घट गई, जिसके कारण कॉम्पिटिटर ने देखा ये तो हमारा एंट्री का टाइम है, कॉम्पिटिटर आए और बाजार का कुछ भाग अंश प्रतियोगिता ने खो दिया। मतलब वो पहले लोग इसके आइसक्रीम खाते थे, अब जो कॉम्पिटिटर आए नई नई मार्केट के अंदर, अब लोग उसके आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो उसके पास ऑर्डर आए, 4000 आइसक्रीम पैकेट की आपूर्ति के बाद एक के बाद एक उसके पास ऑर्डर आते गए। तो उसने जो है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य समय पर पूर्ण हो और आदेशों का वितरण समय पर हो, तो बेटा उसने क्या करा, भाई ऑर्डर आए हैं उसके पास 4000, उसने बोला भाई टाइम से जाने चाहिए, पहले की तरह डिले नहीं होना चाहिए कुछ भी, और कारीगरों की नियुक्ति कर ली। तो उसने काम को जो है समय पर और पैकेट आइस समय पर पूरा किया और ऑर्डर जो है उनने समय पर जो है कस्टमर को पहुंचा दिए, लेकिन अधिक उत्पादन लागत पे। तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए हो कि किसके बारे में बात की गई है। अगर नहीं समझे हो तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बिजनेस स्टडी में। गतिविधियों को पूर्ण करते हुए समय पे लक्ष्य को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन कार्य को पूरा करते हुए मीता ने यह अनुभव किया है कि वह प्रबंध के एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान नहीं दे रही। क्या? अधिक उत्पादन लागत, टाइम पे तो कर दिया लेकिन उत्पादन लागत को ध्यान नहीं दिया। तो आप अगर आपको ये नहीं पता भाई ये क्या है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो मीता ने जो है एफिशिएंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, कुशलता की तरफ, कॉस्टिंग पे उसने ध्यान नहीं दिया, इफेक्टिवनेस उसने टाइम को फोकस किया। और उदाहरण की सहायता से एक एक दोनों को आप इसमें समझा देंगे, इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आने हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य समृद्धि तथा कर्मचारी भागीदारी का गैर वित्तीय प्रेरकों के रूप में उल्लेख कीजिए। ये कर्मचारी को विप्रेरित कैसे करते हैं। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अभी प्रेरणा वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप बेटा क्या पढ़ के जाएंगे, मास्लो का पूरा पिरामिड पढ़ लीजिए और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के सारे, यही दो नहीं सारे कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा गारंटीड है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल या मास्लो का सिद्धांत। तो मैं किसी पर्टिकुलर को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, सीधे सीधे हैं, कोई ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप सारे पढ़ के जाइएगा, फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि मैनेजर को कोई भी काम करने से पहले अपने कर्मचारियों को जो है उससे सलाह मशवरा लेना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं, वो समझते हैं कि यार बॉस को कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो वो हमसे पूछते हैं, तो इससे वो मोटिवेट होते हैं, काम को अपना समझ के करते हैं। प्रबंध के नियोजन कार्य के महत्व के 3 बिंदुओं को समझाइए। सीधा क्वेश्चन है, प्रबंध नियोजन का महत्व बताना है, नियोजन की 3 सीमाएं बतानी है, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। एक आपका चैप्टर है संगठन, एक है संगठन और एक है संगठन ढांचा। उस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप छोड़ दीजिए, कुछ आपको नहीं पढ़ना है, आप केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल ये जो संगठन क्या होते हैं इसका अंतर पढ़ के जाएंगे। और जो संगठन ढांचा वाला चैप्टर है, 2 तरीके के ढांचे होते हैं, क्रियात्मक और विभागी, दोनों का अंतर पढ़ के जाएंगे। इस चैप्टर से यही आना है, गारंटेड क्वेश्चन है, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ, बस आप ये पढ़ के चले जाइए और कुछ नहीं। अगर एग्जाम में आ गया क्रियात्मक संगठन क्या होता है, इसके लाभ हानि बताइए, तो आपने जब उसका अंतर पढ़ा होगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्रियात्मक क्या होता है और विभागी क्या होता है, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। आपको पूछ लिया कि औपचारिक संगठन क्या होता है, इसके लाभ हानि बताइए, अनौपचारिक क्या होता है, इसके लाभ हानि बताइए, जब आप अंतर पढ़ के जाएंगे तो भाई आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आना है, पूरा चैप्टर आप छोड़ दीजिए, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, बुक में देखेंगे सीधा सीधा बना हुआ है, औपचारिक और अनौपचारिक, क्रियात्मक और ये विभागी, इसके अलावा और कुछ नहीं आना। संगठन वाले चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यही आना है। तो मैं इसको यहाँ पे बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोई केस स्टडी नहीं है, सीधा सीधा बुक में डिट्टो मिल जाएगा, इसके बिहाफ पे आपको आंसर चेप देना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, प्रशिक्षण की विधियों के रूप में प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण और
अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रशिक्षण वाले चैप्टर की अगर बात करें वो भी आप पूरा का पूरा छोड़ दीजिए, आपको बस प्रशिक्षण की विधियां, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। यही आना है प्रशिक्षण की विधियां। इसके अंदर जैसे, और यही दोनों मोस्टली आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब ये होता है, अप्रेंटिसशिप की अगर बात करें, जैसे अगर आपको बिजली का काम करना है, सीखना है, प्लम्बर का काम सीखना है, तो आपको किसी एक ऐसे बंदे के साथ काम करना पड़ेगा जो उस काम का मास्टर है, उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग का मतलब होता है जब कंपनियों के अंदर अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर जो है बनाया जाता है, वहाँ मशीनों वगैरह, उपकरणों वगैरह को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है कि ट्रेनिंग रूम जैसी जो है फीलिंग आए, वहाँ पे जो है बंदों को अलग से बैठाया जाता है। ट्रेनिंग रूम अलग होता है, वहाँ पे नहीं होता जहाँ एक्चुअल में वर्क हो रहा होता है। पहले बंदे उस ट्रेनिंग रूम में सीखते हैं, जब वो ट्रेन हो जाते हैं तब वो एक्चुअली उस वहाँ पर आते हैं जहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है प्रशिक्षण विधियाँ बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। ऑन द जॉब ऑफ द जॉब यही आएगी एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जो कुछ सामान्य सत्य और प्रचालन के सामान्य नियमों को समझता है। इस कथन के संदर्भ में प्रबंध एक विज्ञान है, समझाइए। प्रबंध विज्ञान, कला और पेशा, गारंटीड फिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तीनों में से एक आएगा ही आएगा कि प्रबंध विज्ञान है, कला है, पेशा है तो क्यों है बताइए। इन तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 3 विशेषताएं बतानी है, प्रबंध पे एप्लीकेबल होती है या नहीं। प्रबंध एक जटिल गतिविधि है, इसके 3 मुख्य आयाम हैं, इनके आयामों को समझाइए। मतलब वाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध की एक विशेषता होती है ना, क्योंकि प्रबंध काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, क्रियाओं का प्रबंध करता है, 3 आयाम होते हैं ना, ये यहाँ पे आपको लिखने हैं प्रबंध की विशेषता। ऐसे क्वेश्चन आ गए, देखो 3 नंबर में प्रबंध की विशेषता आ गई, प्रबंध बहुआयामी है, बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। महिंदर एग्रो लिमिटेड ने घातक रासायनिक खाद्यमुक्त सब्जियों के वितरण के लिए एक नया उपक्रम जो है प्रारंभ किया। उसने देखा कि सब्जियों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया, तो उसने देखा कि अधिकांश उपभोक्ता सब्जी उगाने में उपयोग किए जाने वाले घातक रसायनों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आजकल सब्जियों वगैरह में केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और उसने पाया कि 90% जो फैमिलीज़ हैं वो इसके ऑल्टरनेटिव देख रही हैं कि इसके अलावा हम दूसरा इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। कंपनी ने कृषकों द्वारा सब्जियां उगाने की क्रियाविधि को निर्धारित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों के एक समूह से संपर्क भी किया। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि नए प्रवर्तन विधियों द्वारा रासायनिक मुक्त सब्जियां उगाने के लिए कृषकों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने मिट्टी प्रबंधक तकनीकों का भी सुझाव दिया, जिसके माध्यम से कृषकों को बहुतायत में तथा स्थायी पैदावार कर पाएंगे। जैसे कि लाइक हरित क्रांति, इको कई टॉपिक है, ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे हरित क्रांति फोकस करती है खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ इससे, और जैविक कृषि फोकस करती है बिल्कुल इसकी उल्टी। तो ये बात बेसिकली जैविक कृषि की कर रहा है कि जैविक तरीके से खेती की जाए। तो हमें यहाँ पे बताना है पर्यावरण के किन 2 आयामों के बारे में बात की गई है। बेटा पर्यावरण यहाँ पे जो है व्यावसायिक पर्यावरण के किस आयाम के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर से जो बिजनेस इन्वायरमेंट वाला आपका चैप्टर है, 5 आयाम आप घोल कर पी जाएंगे, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, पॉलिटिकल, लीगल। गारंटीड क्वेश्चन है, इसी के ऊपर केस स्टडी आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसकी बात की गई है, एक तो टेक्नोलॉजी की चेंज की बात हो रही है, तकनीकी वातावरण की, और सोसाइटी की तरफ यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सामाजिक वातावरण की जो है बात चल रही है। तो ये इसके ऊपर लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, सामाजिक, यही क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। तो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद कहता है बेटा, उसके बाद कहता है कि मेगा लिमिटेड प्रतिवर्ष मार्च के महीने में एक वार्षिक प्रबंधक कार्यक्रम आयोजित करती है। उसमें उच्च प्रबंधकीय कार्यकर्ता भविष्य की घटनाओं को कुशलता पूर्वक सामना करने के लिए भविष्य के विश्लेषण एवं भविष्यवाणी द्वारा अगले वर्ष के लिए योजनाएं बनाते हैं। वैज्ञानिक गणकों का प्रयोग करके तथ्यों पूर्णतः जांच की जाती है, क्योंकि वह संगठनों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेशेवर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद विस्तृत योजनाएं तैयार की जाती हैं। योजनाओं की व्यवहारिकता को जानने के लिए प्रारंभिक जांच पड़ताल भी की जाती है। क्योंकि यह एक बौद्धिक गतिविधि है जिसमें बुद्धिमान, कल्पना शक्ति एवं विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, तो यह मुख्य उच्च प्रबंधकों द्वारा की जाती है। बाकी के शेष सदस्य केवल योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक योजनाओं को विचलित होने का ना तो अधिकार होता है और ना ही उन्हें अपनी ओर से कोई कार्य करने की अनुमति होती है। मतलब जो करेगा वो टॉप वाला करेगा, मिडल वाला कुछ नहीं करेगा। उच्च प्रबंधक ये सुनिश्चित करता है कि योजनाओं को बनाने में होने वाले व्यय उनसे उत्पन्न लाभों के लिए न्याय संगत होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है बेटा कि नियोजन की 2 सीमाएं बताई गई हैं और 2 विशेषताएं बताई गई हैं ऊपर 2 पैराग्राफ के अंदर।
तो नियोजन की जो 2 सीमाएं के बारे में यहाँ पे आपको बात की गई है। पहली बात तो नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। ये टॉप वाले ने जो बोल दिया जैसे प्लान बनाए गए हैं सबको वैसे ही काम करना है, मिडल वाला अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाए। तो नियोजन जो है वो रचनात्मकता को कम करता है, ठीक है। ये आप जो है सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरा आप जो यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं, नियोजन के अंदर अधिक लागतें आती हैं। दूसरा यहाँ पे इस चीज़ की बात जो है यहाँ पे की गई है, ठीक है। विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नियोजन भविष्यवादी है, एक तो इसकी बात की गई है। और दूसरा ये जो है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, क्योंकि बौद्धिक यहाँ पे बात की गई है ना, बुद्धिमान, कल्पना शक्ति। तो नियोजन से क्या होता है, नियोजन का मतलब क्या, कुछ करने से पहले सोच विचार करना। तो सोच विचार कहाँ करेंगे, बुद्धि में करेंगे, अपने माइंड की, मस्तिष्क की जो एक्सरसाइज होती है इससे। तो नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। अगले क्वेश्चन में कहता है बेटा, विनबर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के भिवाड़ी में बिजली के गीजरों का निर्माण का कार्य करने और देश भर के व्यापारियों को इसकी पूर्ति करने के लिए एक निर्माणी कंपनी की स्थापना कर ली। उसका लक्ष्य है 500 गीजर, और प्रबंधकों द्वारा निर्णय लिया गया कि 10 इकाइयों तक का उत्पादन विचलन मान्य होगा, मतलब 490 तक भी चल जाएगा। पहले हफ्ते देखा 450 बने, अगले में देखा 470, अगले में देखा 460, मतलब 490 तक पहुंच ही नहीं पाए। पता चला कि बिजली की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, उत्पादन में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे एक कार्य की प्रक्रिया के कुछ चरण बताए गए हैं, उन चरणों को बताइए, मतलब प्रबंध के कार्य की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उनको बताइए। और जो है उन चरणों का भी उल्लेख कीजिए जिसकी बात अनुच्छेद में नहीं की गई है। तो यहाँ पे बेटा जो बात चल रही है वो बात चल रही है कंट्रोलिंग की, नियंत्रण की। टारगेट था 490, ठीक है। पहले प्रमाप निर्धारित किए गए, प्रमापों का निर्धारण किया गया, ठीक है। और फिर वास्तविक प्रमापों को जो है, वास्तविक प्रमापों का आंकलन किया गया। फिर वास्तविक प्रमापों की जो है क्या कहते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो प्रमाप किए गए थे, उससे जो है उसको उनकी तुलना भी करी, लेकिन आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। इन 3 चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। जिसके बारे में बात नहीं की गई है वो है करेक्टिव एक्शन जो है नहीं लिए गए नियंत्रण की प्रक्रिया के अंदर। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको नियोजन की, स्टाफिंग की, चयन की और कंट्रोलिंग की, इन चारों की प्रक्रियाएं घोल कर आपको पी जानी है। गारंटीड क्वेश्चन है, इनकी प्रक्रियाओं के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए कहाँ कहाँ की बात की गई है, अगले स्टेप बताइए, कौन से स्टेपों की बात नहीं कही है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को, ये जो 4 प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, पहला मैंने आपको बताया नियोजन, नियंत्रण, स्टाफिंग और चयन। इसके स्टेप आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के चरणों की एक श्रृंखला सम्मिलित है, इन चरणों को समझाइए। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजिंग के जो है यहाँ पे आपको स्टेप बताने हैं, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है संगठन के। ये किस्मत खराब क्वेश्चन है, तब आता है जब किस्मत खराब होती है, ठीक है। संगठन वाले चैप्टर से दे जो आना है फॉर्मल या इनफॉर्मल, या ये आ जाता है संगठन का प्रोसेस। इसको आप पढ़ सकते हो 3 नंबर में, किस्मत खराब क्वेश्चन है, ठीक है, तभी आता है, ज़्यादा इतने चांस है नहीं इसके आने के। और संगठन का महत्व के 4 बिंदु देख लीजिए, ये भी किस्मत खराब, ये दोनों ही किस्मत खराब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सीधे क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है, तो आप इसको बहुत ईजिली अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद कहता है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, सीधा कोई ऐसा खास बात नहीं है। उसके बाद कहता है प्रबंध को परिभाषित कीजिए। प्रबंध एक बहुआयामी क्रिया समझाइए। ऊपर से डबल वो आ गया, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको, प्रबंध बहुआयामी है, यही आता है 3 4 नंबर में, इसलिए ये डबल आ गया। व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ बताइए। ये चैप्टर बेटा आप घोल कर पी जाएंगे, पूरा का पूरा, कुछ नहीं छोड़ के जाना। इसकी विशेषताएं बताइए 3, इसका महत्व बताइए, इसके आयाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको पास होना है, कुछ करना है, तो बेटा आप इसको घोल कर पी जाइए। सीधा क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है, केस स्टडी देख लीजिए कितनी बड़ी है। संगठन कार्य के विभिन्न कार्यों में एक प्रश्न जिसका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह किस स्तर पर निर्णय लिया जाए। किस संगठन में निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक लिया जा सकता है और यह उच्च स्तरीय प्रबंधक के पास हो सकता है।
परंतु ये अथवा और या ये वो वाली अवधारणा नहीं है। जब कोई संगठन अधिकार और जटिलता में बढ़ता है तो निर्णय लेने के अधिकार को निम्न स्तरों तक साझा करने की प्रवृत्ति होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बड़े संगठनों में जहाँ कर्मचारी अति निकट से कार्य संचालन में लिप्त होते हैं, वहीं उस संबंध में उच्च प्रबंधक उन प्रबंधकों से कहीं अधिक ज्ञान होता है। उपयुक्त में संगठन कार्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा का वर्णन किया गया है। अवधारणा को पहचानिए और उसके महत्व को समझाइए। देखिए बेटा, अगर आपको केस स्टडी को क्रैक करना है तो आपको बिजनेस स्टडी को जो है बहुत ही अच्छे से, अगर आपका फंडा क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे एक ही वर्ड है जो आपको इस केस स्टडी को क्रैक करवा सकता है, क्या? निर्णय लेने के अधिकारों को निम्न स्तरों तक साझा करने की प्रवृत्ति। डिसीजन लेने की पावर जब संगठन के अंदर लोअर लेवल तक पहुंच जाती है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है और उसका महत्व, गारंटीड क्वेश्चन है एग्जाम में विकेंद्रीकरण के ऊपर। सेम ऐसा डिट्टो क्वेश्चन हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो यही क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आ जाए सीधा का सीधा कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसका महत्व बताइए, यही केस स्टडी आ जाए। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन विकेंद्रीकरण के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों का अर्थ या डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यही आता है, गारंटीड है। तो प्लीज़ उसका महत्व अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है आपका यही आ जाए। देख लीजिए, प्रबंध के नियुक्तिकरण के कार्य के महत्व के किन्हीं 4 बिंदुओं को उल्लेख कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के किन्हीं 4 लाभों को। देखिए, जो ट्रेनिंग वाला जो आपका चैप्टर है प्रशिक्षण वाला, या तो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आ रही है या तो वही आएगा। अगर आपकी किस्मत खराब होती है तो उसके लाभ आ जाते हैं, उसका महत्व कि वो भाई संगठन के लिए और कर्मचारियों के लिए कैसे जरूरी है। तो प्रशिक्षण वाले चैप्टर में अगर आप महत्व पढ़ लीजिए, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पढ़ लीजिए बस, और आपको जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम जो है हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है, बुक से सीधा सीधा आप चेप सकते हो इसको। उसके बाद बात करते हैं अगले के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए, गणेश आजकल लोगों को निष्क्रिय बैठे रहने वाले जीवन शैली के बारे में चिंतित है। बाहर के बने खान पान पर भी उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि निगमित कार्य संस्कृति देर रात तक कार्यालयों में काम करने की मांग करती है। अंततः उसने हेल्दी ईटिंग पॉइंट नाम से ग्राहकों को स्वास्थ्यवर्धक खाने के विकल्प प्रदान करने के लिए एक जो है रेस्टोरेंट ये कह रहे हो प्रारंभ करने का जो है डिसीजन ले लिया। नियोजन एवं संगठन कार्य को पूरा करने के बाद उसने विभिन्न कार्य पदों की पहचान की जिसे भरने की आवश्यकता थी। जैसे एक सामान्य प्रबंधक चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, 2 शेफ चाहिए, ये बंदे चाहिए, 2 लड़के घर पर भोजन पहुंचाने के लिए 3 लड़के। और तो उसने ये डिसीजन लिया कि उसके पिता करण सामान्य प्रबंधक होंगे और उन्हें उनकी सेवाओं के बदले हर महीने 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। उसके पिता ने उससे कहा कि वह उसके मित्र के बेटे प्रेम को लेखाकार नियुक्त कर ले, जो कि इस पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। उसने क्या करा, उसके बाप ने बताया कि मेरा एक दोस्त है पर उसका बेटा जो है वो अकाउंटेंट है, उसी को रख ले। तो आप समझ गए हो गया किसकी बात चल रही है, भर्ती हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे भर्ती के कौन कौन से स्रोतों को यूज़ किया गया है। गणेश इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया। इससे पहले प्रेम का देश के दूरवर्ती इलाकों से विभिन्न संगठनों को अकुशल कर्मचारी प्रदान करने का व्यवसाय था। क्या काम है उसका, क्या काम करता है देख लीजिए। उसका काम है अनस्किल्ड लेबर जो है वो प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी वगैरह का उसका काम है। प्रेम ने गणेश से अनुमति ली और वह पुराना व्यवसाय चलाए रखना चाहता है। गणेश ने ये सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे भोजन परोसने के लिए 5 लड़के देने के लिए कहा कि मुझे बंदे चाहिए, तेरे पास अगर हैं तो मुझे भेज दियो। 2 शेफ की नियुक्ति के लिए गणेश ने एक प्रसिद्ध होटल प्रबंधक संस्थान से संबंध स्थापित किया और वह संस्थान द्वारा प्रदान किए गए शेफ से संतुष्ट था। शेफ कहाँ से लाया, अकाउंटेंट कहाँ से लाया, प्रबंधक कहाँ से लाया, खाना भेजने वाले बंदे कहाँ से लाया, डिलीवरी करने वाले कहाँ से लाया, एक एक चीज़ देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट के ऊपर भाई। रिक्रूटमेंट के ऊपर बाह्य स्रोतों के जो वो हैं सारे के सारे बेटा आप गोल कर पी जाएंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। हमें ये बताना है यहाँ पे किस किस की बात की गई है। पहली बात तो रिकमेंडेशन की यहाँ पे बात की गई है। रिकमेंडेशन का मतलब उसके बाप ने बोला ना कि मेरे बेटे का मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटा जो है अकाउंटेंट के लिए, रिकमेंडेशन की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे उन्होंने
होटल प्रबंधक कैंपस रिक्रूटमेंट की यहाँ पे बात की गई है। 5 बंदे उसने जो हैं उससे बनवाए थे लेबर कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात की गई है। तो 3 चीज़ें, 3 रिक्रूटमेंट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है साथ ही उपयुक्त स्थिति में चर्चित प्रबंध के कार्य का जो है अर्थ भी दीजिए, ठीक है। ये भी आपको साथ के साथ इसके अंदर बताना है। ये उपयुक्त अनुच्छेद में विभिन्न कार्य पदों को भरने के लिए गणेश द्वारा भर्ती के 2 स्रोतों को समझाइए। किस किस स्रोतों की यहाँ पे बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, ये कह सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे केस स्टडी है, सीधा सीधा है, सिंपल। और किसके बारे में बात की गई है, प्रबंध का कौन सा कार्य यहाँ पे लग रहा है, स्टाफिंग हो रही है यहाँ पे, स्टाफिंग, ठीक है। नियुक्तिकरण की यहाँ पे बात की गई है। नियुक्तिकरण के कार्य का अर्थ, ये नियुक्तिकरण का क्या अर्थ होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। नियुक्तिकरण का अर्थ, अब ये नहीं नियुक्तिकरण का अर्थ 4 नंबर में है, 2 कार्य समझाने और नियुक्तिकरण का अर्थ बताना है, ठीक है। तो उतना ही लिखना जितना पूछा जाए, फालतू में अपना वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहता है वैज्ञानिक प्रबंध की निम्नलिखित तकनीकी को समझाइए। समय अध्ययन, गति अध्ययन और क्रियात्मक फॉर्मैनशिप। बेटा टेलर के 4 सिद्धांत हैं और सारी की सारी टेक्निक खोल कर पी जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप बहुत ईजिली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कोई केस स्टडी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रबंध के सिद्धांत, सारा चैप्टर पूरा पढ़ के जाएंगे। प्रबंध के सिद्धांत और व्यावसायिक वातावरण, और ये समझाने सिद्धांत, कार्य विभाजन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन, ये तो सीधे सीधे पूछ लिए, लेकिन इस पे भी केस स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है। आप सारे फ्यूल के, टेलर के, टेक्निक, सिद्धांत, सब कुछ तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद कहता है वर्ष 2000 में ई सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपने प्रचालन आरंभ किया। इसकी स्थापना के समय कंपनी के पास केवल 10 कर्मचारी, 2 विभाग थे, एक उत्पादन विभाग, एक प्रशासनिक। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी पूर्ति के लिए उत्पादों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं ने लोकप्रियता प्राप्त की। प्रबंध 2 कर्मचारियों की योग्यताओं में विश्वास था और इसलिए उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी गई। प्रबंध ने ये पहचाना कि संगठन में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वालों को अधिक स्वतंत्रता दी जाने की आवश्यकता है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है एक नीतिगत निर्णय लिया कि उच्च अधिकारियों का अधीनस्थों पर नियंत्रण कम होना चाहिए। इससे संगठनों में अधीनस्थों की भूमिका बढ़ गई और वे अधिक संख्या में साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में थे। इसके परिणाम स्वरूप इस व्यवसाय ने बहुत ही क्षेत्रों में विविधता भी प्राप्त कर ली। वर्तमान में इसका प्रचालन पूरे देश में हो रहा है और इसकी विदेशों में 7 ब्रांचेज हैं। इसका संगठनात्मक ढांचा एक विभागीय ढांचे में परिवर्तित हो गया है। 10,000 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। प्रबंध की उस अवधारणा को पहचानिए जिसकी सहायता से कंपनी ने बहुत से क्षेत्रों में विविधता प्राप्त कर ली। विदेशों में इसकी शाखाएं जो हैं वो भी खोल ली। यहाँ पे जो है किसके बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ही ये केस स्टडी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भी जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है और उसका महत्व। 2 केस स्टडी आज मतलब एग्ज़ाम में तो एक ही आएगी, गलती से इसमें 2 आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपको डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आना है, प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से करके आप जाएंगे। उसके बाद आता है अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड का निगमन, त्यौहार, कार्यक्रम और देश की इस प्रकार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन कर लोगों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया गया है। कंपनी के प्रबंधक में कला, साहित्य, संस्कृति से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वह उभरते हुए युवा संगीतज्ञों, कवियों, कलाकारों को एक मंच प्रदान करेंगे। कंपनी ने अपने संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण एक जैसी क्रियाओं को समूहन करके किया। इसके पश्चात विभिन्न विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति भी कर दी। निशा ने, जो कि एक विभागीय प्रमुख है, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रकार, आवश्यकता, योग्यता का विश्लेषण किया। कितने बंदे चाहिए, कितने हैं, कितने टाइप के चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, सब देखा। कार्य विवरण को लिखने की प्रक्रिया में जो सूचनाएं उत्पन्न हुई उसे जिम्मेवारी के वर्ण को विज्ञापन के रिक्त पदों को विकसित करने के लिए उपयोग किया गया था। इसे प्रिंट मीडिया में प्रकाशित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसंगित किया गया।
इससे आवेदनों की बाढ़ आ गई। भर्ती की बात चल रही है, भर्ती की, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें कह रहा है उपयुक्त चर्चित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निशा द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य चरणों को समझाइए। यहाँ पे बेटा स्टाफिंग की जो है बात की गई है, ठीक है, स्टाफिंग, ठीक है, सिलेक्शन, यहाँ पे बोला है उपयुक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निशा द्वारा निष्पादन किए जाने वाले अन्य चरणों को समझाइए। सब कुछ हो चुका है, भर्ती हो चुकी है, ठीक है, भर्ती हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पे अब चयन करना है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नियुक्तिकरण की प्रक्रिया आपको बतानी है। तो नियुक्ति पहले देख लिया कितने बंदे चाहिए, भर्ती भी कर दी। तो भर्ती के बाद क्या होता है, चयन होता है, फिर प्लेसमेंट होती है, फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, और फिर प्रमोशन एंड करियर और कंपनसेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये स्टाफिंग की प्रक्रिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया आपको बतानी है। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस नियोजन, नियुक्तिकरण, नियोजन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में इनकी प्रक्रियाएं और चयन, ये केस स्टडी जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रबंध के महत्व पे प्रकाश डालिए 5 बिंदु, सीधा सीधा क्वेश्चन है। समन्वय की 5 विशेषताएं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हैंडसन विश्व की सफलता कंपनियों में से एक है, न्यूक्लियस इंटरप्राइज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनकी सफलता की कहानियों की भली भांति दस्तावेजी रूप में दिया गया था। वह अत्यधिक अभिप्रेरित तथा योग्य प्रबंधकों का चयन करता है। अपने कार्य को बिना उसकी सहायता के सृजनात्मक तथा पर्याप्त रूप से कर सकते हैं। वह समूह के सदस्यों को अपने कार्य स्वयं करने की समस्याओं को स्वयं सुलझाने की अनुमति देता है। खुद करेगा किसी के साथ में। तब वह हस्तक्षेप करता है जब प्रतिकूल परिस्थितियों को ठीक करने की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान सुनेंगे क्या कह रहा है ये। कह रहा है हैंडसन विश्व की सफलता कंपनियों में से एक है, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये। उसकी सफलता की कहानियों को भली भांति दस्तावेजी रूप दिया गया था। वह अत्यधिक अभिप्रेरित और योग्य प्रबंधकों का चयन करता है जो अपने कार्य को बिना उसकी सहायता के सृजनात्मक तथा पर्याप्त रूप से कर सकते हैं। मतलब वो प्रबंधक काम खुद ही कर देते हैं बिना उसकी सहायता के। वह समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वयं करने की तथा समस्याओं को स्वयं सुलझाने की अनुमति देता है कि खुद करिए जो करना है। मेरी ज़रूरत अगर पड़ेगी, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो मैं बीच में इंटरफेयर करूँगा, अदरवाइज नहीं। जब तक पूर्ण रूप से आवश्यक ना हो वह अधिकारों का प्रयोग नहीं करता। हमें यह बताना है किस लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात की गई है। ऐसा क्वेश्चन आता है लीडरशिप स्टाइल में। तो यहाँ पे पावर किसके पास है, मेन बंदे के पास, या उनने आगे बांट रखी है। देखिए वह अपने लोगों द्वारा गलतियां होने देता है ताकि वह उनसे कुछ सीखें, उनको समर्थन देता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। तो हमें बताना है यहाँ पे किस लीडरशिप स्टाइल की यहाँ पे जो है आपसे बात की गई है। हैंडसन द्वारा अपनाई द्वारा लीडरशिप स्टाइल की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे बात की गई है यहाँ पे आपसे जो बात की गई है वो बात की गई है बेटा लेजिस्फेयर, तीसरा जो स्टाइल होता है जहाँ पे सब कुछ कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दिया, जो करना है आप खुद कीजिए, ठीक है। मैं बीच में इंटरफेयर तब करूँगा अगर कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। 3 में से गारंटीड है आएगी। और कह रहा है चित्र की सहायता से अधिकार के प्रयोग पर आधारित 2 अन्य नेतृत्व शैलियों को समझाइए, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। डायग्राम से समझानी है क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये इसके जरूर पढ़ के जाइएगा, गारंटीड है लीडरशिप स्टाइल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक वर्ष में भारतीय जनसंख्या के 90% भाग तक पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ सौरभ जैन ने कीटोन नाम के एक टेलीफोन व्यवसाय नासिक में स्थापित किया। उसने इस व्यवसाय का चयन इस धारणा के साथ किया कि अगले 2-3 वर्षों में डेटा सेवाओं की मांग 4 गुना बढ़ जाएगी। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे या तो किसी वर्तमान टेलीकॉम व्यवसाय का अधिग्रहण करना था या किसी के साथ सहयोग करना था, अथवा कठोर प्रतियोगिता के कारण आक्रामकता के साथ स्वतंत्र रूप से अकेला चलना था। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि देश में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के कारण अनुमान बदल सकते हैं, उसने विभिन्न कंपनियों के प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रति अंश आय, कर देयता, लाभांश भुगतान आदि के आधार पर किए। उपयुक्त अनुच्छेद में प्रबंध के कार्य के कुछ चरणों की चर्चा की गई है, उनको बताइए और बताइए उन चरणों का कालक्रमबद्ध रूप से समझाइए कि यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेटा किसके बारे में बात की गई है, नियोजन की। ये केस स्टडी जो है नियोजन की है।
सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्ट को सेट करा, डेवलपिंग प्रमाइजेस करा उसने, पूरा नियोजन की प्रक्रिया के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आना है, देख लीजिए। नियोजन, बार बार कह रहा हूँ बेटा, नियोजन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण और चयन, इसकी प्रक्रिया है ये नियोजन की। नियोजन की पूरी प्रक्रियाएं आप जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे नियोजन की जो है लिख देंगे। पूरा का पूरा नियोजन के ऊपर जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, नियोजन एंड नियंत्रण के मध्य संबंध बताइए कि वो उसके ऊपर कैसे डिपेंड होता है, वो उससे कैसे डिफरेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, नियंत्रण की प्रक्रिया समझाइए, देख लीजिए। 6 नंबरों में जो क्वेश्चन आने हैं वो प्रक्रिया के ऊपर ही आना है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, नियंत्रण, नियोजन, चयन, इन्हीं की प्रक्रियाएं आनी है और कुछ भी नहीं आना है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप करके जाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय हस्तकला विरासत इसके रीति रिवाज परंपराओं के कारण जीवित है। राजस्थान, गुजरात, असम इत्यादि हस्तशिल्प द्वारा बनाए गए हस्तकला उत्पाद न केवल देश में उपयोग किए जाते हैं परंतु अमेरिका, जर्मनी, इन सब अन्य देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इन उत्पादों के निर्यात की मात्रा से भारत को भुगतान संतुलन और अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा का लाभ मिलता है। बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, ध्यान से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हस्तकला उद्योग को तकनीकी के साथ जोड़कर इसका विस्तार किया जाए। इसका केंद्र बिंदु निर्माणी प्रक्रिया को परिवर्तित करना, टिकाऊपन सुनिश्चित करना, नव प्रवर्तन को अपनाना। यहाँ पे हमें बताना है व्यावसायिक पर्यावरण के किन्हीं 4 आयामों को बताइए। बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आना है, बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। 6 नंबर के मैं आपको फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ। यहाँ पे एक तो बेटा बात की गई है सोशल की, रीति रिवाज परंपराएं, इसकी बात की गई है। सामाजिक की, भुगतान शेष की बात की गई है। आर्थिक वातावरण आ गया, इकोनॉमिकल, सरकार चाहती है, पॉलिटिकल, और तकनीकी की बात चल रही है, टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे सीधा सीधा बात किया गया था कि तकनीकी का चेंज कर दीजिए तकनीकी के साथ जोड़कर। तो ये बहुत ही सिंपल हलवा केस स्टडी है, सीधा सीधा पता चल रहा है आपको। तो देख लीजिए 6 नंबर के मैंने फिक्स क्वेश्चन आपको बता दिए। व्यावसायिक वातावरण, डिसेंट्रलाइजेशन, नियोजन, नियुक्तिकरण, चयन, स्टाफिंग, इनकी प्रक्रियाएं, यही क्वेश्चन आने हैं। और लीडरशिप स्टाइल और अभिप्रेरणा, ये 6 नंबर के पढ़ लीजिए, आपका कल का कल्याण हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लाइक, ये पूरा पेपर मैंने आपको करा दिया है, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, बहुत बच्चों को इसकी ज़रूरत है, बहुत टीचर्स को इसकी ज़रूरत है। ये सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, और कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।